नमस्कार दोस्तों, आज जो टेक्निकल टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है वेल्डिंग। तो ये वेल्डिंग इम्पॉर्टेंट उनके लिए है जो या तो पर्टिकुलर प्रोफेशनली वेल्डर हैं या फिर एक इंजीनियर हैं या कोई वर्कशॉप चला रहे हैं या फैब्रिकेटर है या फिर ऐसे प्लांट में काम कर रहे हैं जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको वेल्डिंग के साथ कनेक्टिंग रहना पड़ता है। तो बेसिकली वेल्डिंग तो कई प्रकार के हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग हो गई, गैस वेल्डिंग हो गई जिसमें मिग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, या फिर टिग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। सो वेल्डिंग काफ़ी तरीके से हैं। तो हम लोग का आने वाले लेक्चर्स में सभी वेल्डिंग के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, मगर इस लेक्चर में जो हम लोग पर्टिकुलरली जो वेल्डिंग के ऊपर बात करेंगे वो है आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। वेल्डिंग मशीन से लेकर इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग पोजीशन, टाइप्स ऑफ जॉइंट, सभी के बारे में हम लोग डेप्थ में स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू जो वेल्डिंग से रोज़मर्रा के अपने कामों से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर आप एक इंजीनियर भी हैं, साइट पे काम कर रहे हैं, तो आपको वेल्डिंग के ऊपर नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आने वाले आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आपको अगर आप वेल्डिंग की अच्छी जानकारी नहीं रहेगी तो आपका साइट पे कंट्रोल भी नहीं दे पाएंगे। आपको जो पर्टिकुलर वेल्डर है या फैब्रिकेटर है वो ऐसे ही घुमा देगा यह बोलकर कि सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगता है, इसको वेल्डिंग मारने में इतना टाइम लगता है और ये पोजीशन वो पोजीशन आपको करके बहुत घुमा सकता है। तो हम लोग इसमें इतने डेप्थ में यहाँ तक हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं कि एक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में आप कितना वेल्डिंग करोगे, मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वेल्डिंग के बारे में हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्वागत करता हूँ आपका, मैं हूँ जगदीप। चलिए सीखते हैं कुछ टेक्निकल नया। मैं आपको आर्क वेल्डिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी दूं उससे पहले चलिए वेल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं। सो वेल्डिंग प्रोसेस क्या है? वेल्डिंग इज़ अ फैब्रिकेशन प्रोसेस दैट जॉइंट्स मटेरियल यूजुअली मेटल और थर्मोप्लास्टिक्स बाय यूजिंग हीट टू मेल्ट द पार्ट टुगेदर। तो इसमें क्या होता है, हम दो मेटल और थर्मोप्लास्टिक्स पार्ट को, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल की पीस है, दो मेटल की पीस है और हम लोगों को उसको आपस में जोड़ना है। तो बेस्ट एप्लीकेशन है हम वेल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो वेल्डिंग में क्या करेंगे, हम दोनों मटेरियल को, दोनों मेटल पार्ट को हीट करेंगे और बीच में एक फिलेट मटेरियल डालेंगे और हीट से उसको आपस में जॉइंट करेंगे। दूसरा, वेल्डिंग जॉइंट्स आर परमानेंट जॉइंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड विदाउट डैमेजिंग ईदर ऑफ पार्ट। मतलब जब आप वेल्डिंग जॉइंट कर देते हैं दो पार्ट को, और अगर आपको अब इसको अलग करना है तो देखिए दो तरह के जॉइंट है, एक परमानेंट एक टेम्पररी। परमानेंट जॉइंट को बिना कोई भी पार्ट को, या तो मदर पार्ट या चाइल्ड पार्ट को, बिना किसी एक पार्ट को डैमेज किए बगैर आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। आपको डैमेज करना ही पड़ेगा, या तो थोड़ा पार्शियली या फिर पूरी तरीके से। वहीं पे टेम्पररी जॉइंट्स क्या हैं? टेम्पररी जॉइंट्स है नट बोल्ट। नट बोल्ट को आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आपने दो पार्ट को जॉइंट किया है, नट और बोल्ट को खोलकर आप उसके अलग अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका ना तो मदर पार्ट डैमेज होता है ना चाइल्ड पार्ट डैमेज होता है। आप उसको आसानी से कभी भी अलग कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। मगर वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, आप जब उसको एक बार हीट को अप्लाई करके जोड़ देते हैं तो आप इसको अलग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको हीट अप्लाई करके ही आपको उसको अलग करनी है, जिससे कोई एक पार्ट या तो मदर या चाइल्ड पार्ट डैमेज हो जाता है आपका। Filler material is typically added to the joint to form a pool of molten material that cools to form a joint। अभी मैंने बताया ना, एक फिलर मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। यूजुअली जो फिलर मटेरियल है वो है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, तो दो मेटल के साथ हम लोग एक फिलर मटेरियल यूज करते हैं जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड्स में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोड क्या प्रकार है, उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ।
प्रेशर में भी यूज्ड इन कंजंक्शन विद हीट और बाई इटसेल्फ टू प्रोड्यूस अ वेल्ड। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक वेल्डिंग जॉइंट में आप प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, मगर इन सर्टन केसेस में प्रेशर भी अप्लाई किया जा सकता है। वेल्डिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ फॉर्म ऑफ शील्ड टू प्रोटेक्ट द फिलर मेटल और मेल्टेड मेटल्स फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड और ऑक्सीडाइज्ड। देखिए जो फिलर मटेरियल आप यूज करते हैं ना, जो इलेक्ट्रोड रहती है, इलेक्ट्रोड के ऊपर एक कोटिंग रहता है। जब आप इलेक्ट्रोड को जलाते हैं तो वो कोटिंग क्या होता है, वो कोटिंग आपकी जो वेल्डिंग जॉइंट जहाँ पे आपने वेल्डिंग किया है उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, उसके ऊपर बैठ जाती है। जिससे क्या होता है, आपका जो इमीडिएट, उसके फ़ायदे क्या हैं, इमीडिएट जो आपने जैसे ही वेल्डिंग किया है तो बहुत हीट रहता है, तो वो उस हीट को जो आपने वेल्डिंग करी है उस हीट को ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में नहीं आने देती है, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देती है। तो अभी क्या होता है, आप अगर किसी चीज़ को हीट कर दें, तुरंत कूल कर दें, तो क्या ब्रिटल हो जाता है, वो टूट सकता है। तो ये एक पर्पस हो गया इसका कोटिंग का। दूसरा पर्पस क्या है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जैसे ही हीट होती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करती है और आपका जो जॉइंट होता है बहुत ही भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो शील्डिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत बेहतरीन वीडियो रहेगी वो वाली, आप लोग ज़रूर देखिए कि हमको कि वो शील्ड की क्या हो सकता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग में जनरली, तो जो एक कोटिंग फॉर्म होता है उसको क्या पर्पस है, वो क्यों है। सो टिपिकल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टिग मिग, ये जो मैंने बताया है आगे इस लेक्चर में नहीं होगी। इस लेक्चर में हम लोग आर्क वेल्डिंग की बारे में ही बात करेंगे अगला 1-2 वीडियो में। उसके बाद में टिग मिग और गैस वेल्डिंग सभी के बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा। ये देखिए, ये आपके पास ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वेल्डिंग मशीन और उसका कंप्लीट सेटअप का। तो आपके पास जो है ये आर्क वेल्डिंग है, कनेक्शन से लेके लास्ट आप वर्क पीस तक आप इसमें देख सक रहे हैं। मैं हर एक पार्ट के बारे में अभी आपको पार्ट वाइज समझाऊंगा। सबसे ऊपर जो आप ये देख रहे हैं ये एसी लाइन है। जनरली जो वेल्डिंग मशीन होती है वो दोनों लाइन में काम करती है, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मैन्युफैक्चरर को जो डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। आप सिंगल फेस वाली मशीन भी ले सकते हैं जो जनरली 220-230 वोल्टेज में चलती है, या फिर आप 3 फेज वाली मशीन भी ले सकते हैं जो 415 वोल्ट पे काम करती है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना वेल्डिंग मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली अगर आपको रनिंग वेल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है तो आप सिंगल फेज वाली मशीन नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जल जाएगी। कंटिन्यूस वेल्डिंग करेंगे तो हीट होगी और उतना उसका आउटपुट, उतना एफिशिएंसी नहीं रहेंगे। मगर अगर आपको कंटिन्यूस वेल्डिंग करनी है, इंडस्ट्रीज पर्पस है, तो आप इसको, और वो छोटी मशीन को क्या है, वो छोटी सी कॉम्पैक्ट मशीन रहती है, मैं उसका भी फ़ोटो आगे दिखाऊंगा। वो पोर्टेबल मशीन है, आप उठा के उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर में जो देख रहे हैं ये एसी लाइन है, यहाँ से 3 फेज सप्लाई आएगी। इसके बाद हम लोगों ने एक ये जंक्शन बॉक्स लगाया हुआ है जहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इस वेल्डिंग मशीन को। तो ये स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं पावर आती है और हमारे वेल्डिंग मशीन में पावर सप्लाई पहुँच रही है अभी। अब क्या होता है, देखिए इस वेल्डिंग मशीन में आप देख रहे हैं ये स्विच है, इस स्विच को ऑन करते ही आपके वेल्डिंग मशीन में पावर आ जाता है और सप्लाई चालू हो जाता है। ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं ये करंट कंट्रोल इसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वेल्डिंग करना है बहुत मोटे प्लेट में, 25 का प्लेट, 30 का प्लेट, 40 का प्लेट है, या उससे पतला आपको हाई करंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस करंट को बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आपको पतली प्लेट में 3 के प्लेट हो गई, 5 का प्लेट हो गई, अब उसमें क्या, आप अगर ज़्यादा करंट करके अगर आप चलाएंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो क्या होगा, वो प्लेट में छेद हो जाएगी, आपका वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो हीट से प्लेट को छेद कर देगी। तो एक वेल्डर को हमेशा जानना चाहिए कि उसे कितने करंट में उनको वेल्डिंग करना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जॉब को डैमेज कर देंगे। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ ये डिस्प्ले यूनिट है, यहाँ में ये एनालॉग भी होती है, डिजिटल भी होती है। तो इसमें आपको पता चलता रहेगा कि आप कितना करंट पे वेल्डिंग कर रहे हैं। फिर क्या होता है, देखिए ये है इलेक्ट्रोड केबल,
और ये है अर्थिंग केबल। ठीक है, ये 2 केबल हैं और यहाँ एक ग्राउंड है। आपको वेल्डिंग मशीन चलाने से पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपने ग्राउंड को ज़रूर से ज़रूर कनेक्ट किया हुआ है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इन केस अगर शॉर्ट वगैरह होती है तो आपका ग्राउंड हो जाता है, वेल्डर को शॉक लगने से वो बच जाता है। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आपको वेल्डिंग मशीन हमेशा एक रबर मैट पे या फिर कोई इंसुलेटर पे ही रखनी है। जैसे लकड़ी हो गई, रबर मैट हो गई, प्लास्टिक के ब्लॉक्स हो गए, उस पे ही आपको वेल्डिंग मशीन को रखना है। डायरेक्ट आपको ज़मीन पे नहीं रखना है, या पानी वगैरह जहाँ जिस जगह पे गीली सरफेस है वहाँ पे आपको वेल्डिंग मशीन कभी नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वेल्डिंग केबल है, ये देख रहे हैं, वेल्डिंग केबल को देखिए जो फेस रहती है उसमें आपको होल्डर लगाना है। इलेक्ट्रोड को होल्ड करने के लिए जो एक क्लैंप करती है जिसके थ्रू से करंट पास होता है, वो होल्डर लगानी है। और दूसरे एंड में आपको जो केबल है उसको आपको वर्कपीस में लगाना है। देखिए फंडा क्या है, आपको क्या करना है ना, आपको करंट को थ्रू करना है। आपकी करंट यहाँ से अगर निकल रही है, यहाँ से निकलते हुए आपको होल्डर में आनी है, होल्डर से आपके इलेक्ट्रोड में जाएगी, इलेक्ट्रोड से पावर जो है इसमें ट्रांसफ़र होगी आपके वर्कपीस में, क्योंकि ये तो कंडक्टर है, लोहा है, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 2 तरह के होते हैं कंडक्टर या तो इंसुलेटर। कंडक्टर वो है जिससे करंट पास किया जा सकता है बहुत ही आसानी से, और इंसुलेटर वो है जिससे करंट पास नहीं हो सकती। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक्स हो गए, ये सब इंसुलेटर है। मेटल्स ये सब कंडक्टर हैं। तो अभी देखिए इलेक्ट्रोड से करंट आएगा और ये जब हम टच करेंगे इसमें प्लेट में तो ये करंट को पास ऑन कर देगा प्लेट पे। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्थिंग का रिटर्न केबल कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से ये फिर से करंट वापस चला जाएगा और ये क्लोज लूप बनाएगा। ये क्लोज लूप बनाने से क्या होगा, यहाँ एक हीट जनरेट करेगी इलेक्ट्रोड के पास, और उस हीट से ये मेल्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड, और उसी हीट से आपका वर्कपीस भी हीट होगा, मेल्ट होंगे, और उस मेल्ट से आपका जॉइंट फॉर्म होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल वे से मैंने बता दिया है कि वेल्डिंग मशीन काम कैसे करता है, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो पिक्चर है ये एक पोर्टेबल मशीन की पिक्चर है। देखिए छोटा सा कॉम्पैक्ट है, आप इसको हाथ से उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। वो जो पहले मशीन मैंने दिखाई थी उसको हाथ से उठाना बहुत मुश्किल है, वो लगभग 150 से 200 किलो की होती है। उसमें व्हील लगे हुए थे, आप उसको रोल ऑन करके कहीं पे भी आपके जहाँ वर्क प्लेस में है मूव कर सकते हैं। मगर ये देखिए कॉम्पैक्ट है, आप उठा के इसको कहीं पे भी, पोर्टेबल है। आपका कहीं बाहर काम चल रहा है, रोड पे काम चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा है, घर पे अगर मान लो आपके घर पे आपको ग्रिल वगैरह बनवाने के लिए आपको बुलानी है, तो आप गौर करोगे कि ये वो छोटा सा मशीन लेकर आ जाते हैं। ये सिंगल फेस में काम करता है। इसमें भी देखिए 2 केबल है, एक इलेक्ट्रोड होल्डर, ये वाली इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये वाली अर्थिंग है। यहाँ पे इसको लगा देंगे, यहाँ पे फेस को लगाएंगे, यहाँ न्यूट्रल को लगाएंगे, बॉडी अर्थिंग ज़रूर करेंगे। ये जो 2 नॉब देख रहे हैं आप इसको, ये वही करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल रेगुलेटर है। इससे आप अपने करंट को मैनेज करेंगे और आप इस मशीन को चला सकते। मगर इस मशीन का ड्रॉबैक ये है, आप इससे हैवी जॉब नहीं कर सकते, लगातार वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, मोटे प्लेट को वेल्डिंग नहीं कर सकते, टैक वेल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रनिंग वेल्डिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इससे कंटिन्यूस वेल्डिंग करेंगे तो आपका जो है वो मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा और हमेशा ये ब्रेक डाउन होती रहेगी। आगे बात करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में। ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये एक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कंप्लीट लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। इतनी बड़ी होती है इलेक्ट्रोड। अगर आपको कोई भी पूछ रहा है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का लेंथ क्या है, तो आपको हमेशा यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। ठीक है, ये जो अंदर जो मेटल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोर। ये जो ऊपर क्लैडिंग है ये है कवरिंग या फिर कोटिंग भी इसको बोलते हैं। देखिए कोटिंग जो है कुछ बहुत सारे कंपाउंड को मिला के बनाया जाता है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, सेल्यूलोज, आयरन पाउडर, ये सभी को मिलाकर कोटिंग तैयार किया जाता है। ये डाया है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड है। देखिए इलेक्ट्रोड जो है बहुत सारे डाया में आते हैं। इलेक्ट्रोड का साइज देखिए, अगर आपको चाहिए कि मुझे इतने साइज का इलेक्ट्रोड चाहिए तो आपको क्या बताना पड़ता है, आपको इसका कोर का डाया बताना पड़ता है
कोर का डाया ही उसका इलेक्ट्रोड का साइज है, इलेक्ट्रोड का डाया है, ना कि आपको यहाँ से कभी नहीं जोड़ना है, कवरिंग को कोटिंग से कभी नहीं जोड़ना है। आपको इस जो अंदर इसके मेटल पीस है आपको उसका डाया ही बताना है। जनरली जो इलेक्ट्रोड जो है डाया आती है 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6, 6.3, 8 और 10 mm की इलेक्ट्रोड्स आते हैं, मगर जो इंडस्ट्रियल पर्पस सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करते हैं ये 2.5 की इलेक्ट्रोड हम लोग रूट वेल्डिंग में यूज करते हैं। ये 3.15 जनरली 3.15 हम लोग चलती लैंग्वेज में साइड पे 315 ये ऐसा करके बोलते हैं, और ये 4 mm। तो 3.5 और 4 mm सबसे ज़्यादा यूज होता है फाइनल वेल्डिंग के लिए, और 2.5 यूज होता है रूट वेल्डिंग के लिए। हमेशा इसको याद रखने का है कि देखिए जितने कम साइज का इलेक्ट्रोड है उतना अच्छा रूट वेल्डिंग होता है। पेनिट्रेशन बोल के एक टेक्निकल टर्म है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। पेनिट्रेशन, देखिए पेनिट्रेशन क्या है ना, भेदक क्रिया आप बोल सकते हैं इसको। जब आप इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको अच्छा एक वेल्डर देखिए ऐसा वेल्डिंग करेगा ना, उसको मेटल को अच्छे से पेनिट्रेट करवाना है। मेटल के अंदर जो वेल्डिंग जॉइंट है उसमें आपको इलेक्ट्रोड जब तक अच्छे से पेनिट्रेशन नहीं होता है तब तक आपका वेल्डिंग मजबूत नहीं होता है, और आपका कोई भी टेस्ट हो, या तो डीपी डाई पेनिट्रेशन टेस्ट हुआ, या फिर RTUT रेडियोग्राफिक टेस्ट हो गया, या अल्ट्रावायलेट जो भी टेस्ट हुआ उसमें वो फेल हो जाएगा। तो पेनिट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। पेनिट्रेशन के लिए क्या करते हैं, उसको बेकिंग करते हैं, वो मैं आगे वीडियोज़ में अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोड साइज के बारे में। डायक से आप इलेक्ट्रोड बताते हैं, प्लस एक स्टैंडर्ड साइज होती है इलेक्ट्रोड की जो 250 mm से लेके 450 mm तक लंबाई, जो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड होती है 250 से वेरी करती है, 450 तक लंबाई होती है। उससे ज़्यादा लंबा इलेक्ट्रोड नहीं है, अभी स्टैंडर्ड नहीं है, यूज में नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं बनाती हैं। और प्लस ये डाया, ये जो डाया मैंने बताया है 1.6 से लेकर 10 mm तक, इस डाया के अंदर ही सारे इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। देखिए जैसे जैसे आप अगर लो करंट में वेल्डिंग करें, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, लो करंट हाई करंट, लो करंट में वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको ये 10 mm, अगर आप चाहें कि 10 mm की इलेक्ट्रोड हम लो करंट में जलाएं तो आप ये नहीं जला पाएंगे, ठीक है। आपको 10 mm की इलेक्ट्रोड जलाने के लिए आपको हाई करंट चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए। वैसे ही 1.6 की इलेक्ट्रोड आप हाई वोल्टेज में नहीं चला सकते, आप जैसे ही इलेक्ट्रोड होल्डर में उसको होल्ड करेंगे वैसे ही वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोड वेरी करते हैं आपके करंट पे, आपके सिलेक्शन ऑफ मटेरियल पे, और वेल्डिंग प्रोसीजर पे आपको क्या करना है, रूट करना, फाइनल करना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए वेल्डर की एफिशिएंसी कितनी होती है, वो एक दिन में कितना वेल्डिंग मार सकता है। जनरली मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ में अगर आप कोई जॉब को सुपरवाइज कर रहे हैं, अगर आपका वेल्डर दिन भर ऐसे ही बैठ के चला जा रहा है, 2-4 मीटर रनिंग वेल्डिंग मार रहा है और चला जा रहा है, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक वेल्डर की एफिशिएंसी 8 घंटे में, 8 आवर्स के वर्किंग में उसको 8 मीटर वेल्डिंग, वो भी फाइनल वेल्डिंग मारना है। अगर 8 मीटर वो वेल्डिंग मार रहा है तो बहुत ही अच्छा वो मार रहा है। 8 घंटे में लंच वगैरह सबको लेकर अगर वो 8 घंटे की रनिंग वेल्डिंग फिनिश करके दे रहा है तो वो अच्छा एक वेल्डर माना जाता है। उससे कम मार रहा है तो फांकी मार रहा है, अगर उससे ज़्यादा मार रहा है तो उसकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा अच्छी है। अभी देखिए बेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, मैंने बोला ना बेकिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले देखिए ये 2 तरह के बेकिंग मशीन आपके पास है। ये वाली इसको मदर ओवन बोलते हैं, और ये वाली इसको पोर्टेबल ओवन बोलते हैं। ये जो मदर ओवन है ये बेकिंग इलेक्ट्रोड को बेकिंग करने के काम में आता है। तो ये क्या, अभी मैं इसके मशीन के बारे में समझाता हूँ। ये देखिए पावर सोर्स से कनेक्टेड रहेगा ये वाली मशीन, और इसके अंदर जो आप ऐसा रैक एक देख रहे हैं ना दोस्तों, इसमें आपको इलेक्ट्रोड को रखना है और इस मशीन को चालू करके इसके ढक्कन जो आप देख रहे हैं ढक्कन, इसको बंद कर देना है एक सेट टेम्परेचर देके। अब ये क्या करेगा, ये मशीन इलेक्ट्रोड के अंदर जितना H2 कंटेंट है, जितना मॉइस्चर है, उसको क्या करेगा, वो मॉइस्चर को वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, खींच लेगा, उसको ड्राई कर देगा। अब हीट हो गया, वो ड्राई हो गया, अब आपका इलेक्ट्रोड पेनिट्रेशन के लिए परफेक्ट है। जनरली देखिए 2 तरह के इलेक्ट्रोड हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एक 6013 और दूसरा 7018। ये जो 6013 इलेक्ट्रोड है ना दोस्तों, इसको मतलब बेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसको आप मार्केट से लाइए और डायरेक्ट वेल्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। मगर
ये जो 7018 की इलेक्ट्रोड है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर बेकिंग करना है। इसके सेट टेम्परेचर पे, इसके बताए हुए टाइम के अनुसार आपको बेकिंग करना है, नहीं तो ये क्या ब्रिटल हो जाएगा, तुरंत जो आप वेल्डिंग जॉइंट कर रहे हैं वो टूट जाएगी। अगर आप इसको बेकिंग करते हैं सर्टेन टाइम तक और उसके बाद आप इससे वेल्डिंग करते हैं, जनरली इसका वेल्डिंग हम लोग 16 mm के प्लेट के 16 mm या उसके ज़्यादा थिकनेस की प्लेट के लिए हम लोग 7018 का यूज करते हैं। आप इसको बेक करके कर रहे हैं तो वो पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, हर एक आपके पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचेगा, अंदर तक उसको पेनिट्रेशन मिलेगा, मतलब भेदन क्रिया होगी और आपका जॉइंट अच्छा होगा और आपका आरटी यूटी या जॉइंट कभी भी फेल नहीं होगा। दूसरा है आपका ये पोर्टेबल मशीन। ये पोर्टेबल मशीन का क्या काम है, देखिए ये बड़ी वाली मशीन तो आप हर जगह नहीं लेके जा सकते हैं, ये तो आप एक जगह सर्टेन लोकेशन पे रखोगे, आपका स्टोर पे रखेंगे या फिर आपके कहीं ऑफिस वगैरह कहीं पे रखेंगे, मगर आप वेल्डिंग तो यहाँ नहीं कर रहे हैं, आप वेल्डिंग तो साइट पे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पोर्टेबल मशीन यूज करना है। ये देखिए कॉम्पैक्ट है, छोटा है, आप इसको उठा के साइड पर रख सकते हैं। इसको 220 वोल्टेज की 220 230 जो आपका जनरल है सिंगल फेस की कनेक्शन देंगे। ये देखिए ये हीट नहीं करता है, ये क्या है उस टेम्परेचर में आपके इलेक्ट्रोड को मेंटेन करता है, इसका मेन पर्पस है। आपको इसके अंदर रखना है इलेक्ट्रोड को, वेल्डर जब भी वेल्डिंग मारेगा इससे एक इलेक्ट्रोड बाहर निकालेगा, फिर इसको बंद कर देगा ताकि जो अंदर का इलेक्ट्रोड है वो अपने सेट टेम्परेचर पे बना रहे और अपना वेल्डिंग का काम करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है अगर मैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, देखिए जानने के लिए भी बहुत है बट हम उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर हम लोग और आगे करेंगे तो वीडियो बेकार में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने एक बेसिक ओवरव्यू रख दिया है आपको आर्क वेल्डिंग के ऊपर इस वीडियो पे। अपने जो मेन चीज़ें आप इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे, वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड और अपने ओवन के बारे में जान लिया। अगले लेक्चर्स में हम आर्क वेल्डिंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो स्टार्ट करेंगे। आपको क्या प्रोसीजर है, जैसे सबसे पहले आपको बेस मेटल को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद वेल्डिंग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे जो जॉइंट फिटअप जिसको बोलते हैं। काफ़ी तरीके के जॉइंट फिटअप है, जैसे बट वेल्ड हो गई, टी जॉइंट है जिसको फिलेट जॉइंट भी बोलते हैं, कॉर्नर जॉइंट है, लैब जॉइंट है, एज जॉइंट है। हम लोग जॉइंट के ऊपर पढ़ेंगे। फिर वेल्डिंग पोजीशन भी हम लोग जानेंगे, फ्लैट पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ओवरहेड है। देखिए दोस्तों वेल्डर को टेस्ट भी देना पड़ता है, 2G टेस्ट, 3G टेस्ट, 4G टेस्ट, 6G टेस्ट। ये 2G 3G 4G 6G ये सब क्या है, क्या पोजीशंस है, इसमें आपको फ्लैट मारना, ओवरहेड मारना या पाइप में जॉइंट मारना, ये सब के बारे में हम लोग डेप्थ में जानकारी लेंगे। तो ये देखिए ये सिर्फ ट्यूटोरियल बेसिस से नहीं है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बना रहा हूँ। एग्ज़ाम तो आप एक बार सुन लेंगे तो आप अच्छे से दे देंगे इसका, अगर आप 10% भी सुन लेते तो। ये मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, आपको काम करने के लिए इंडस्ट्रीज में आप कैसे काम करेंगे वो कंप्लीट नॉलेज में दे रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो अगले वीडियोस में ये सब बहुत सारी और जानकारी आने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सीरीज़ को, वेल्डिंग की सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देखिए, इसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी आएगी, तो बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।